बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा आज Q&A 6 आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ नवेद नकवी अपने आपके चैनल के साथ हाजिर है। बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो गए, बहुत सारे सवालात अभी मैं इकट्ठे नहीं कर पाया। कुछ को इसमें एड्रेस करूँगा, कुछ को क्वेश्चन एंड आंसर्स 7 में। तो इब्तिदा करते हैं। मेरा ख़्याल है पहले फ़ौरन स्टूडेंट से इब्तिदा करते हैं, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मोहतरम। हाँ, अच्छा, सवालात की नौइयत जो है वो मुख्तलिफ़ है। कुछ लैंग्वेज के बारे में है, कुछ सिंपल एट्रीब्यूट के बारे में है, एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो डज़ंट मैटर, हम सबको एड्रेस करेंगे। मैंने कोशिश किया है इसको कंपाइल करने की। अच्छा, पहले तो अनिल कुमार साहब हैं इंडिया से, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से, हमारे दोस्त, हमारे भाई अनिल कुमार साहब। अनिल कुमार साहब, आपको नमस्ते। और सवाल आपका जो है वो ये है कि हमने जितने भी टीचर्स से पढ़ा है उन्होंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो पढ़ाई हैं हमें, वो 5 पढ़ाई हैं, 5। अच्छा जी, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाई हैं। तो कौन कौन सी हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा है। मिसाल के तौर पर अगर एक वर्ब है गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म है गोज़, थर्ड है वेंट, फिर फोर्थ है गॉन और फिर फिफ्थ है गोइंग। ये आपने बताया। अच्छा, मैं भी इंडिया के बहुत सारे टीचर्स के चैनल्स देख रहा हूँ जो लैंग्वेज टीचर्स हैं। बेसिकली वो कोई प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स नहीं हैं, बल्कि लैंग्वेज टीचर्स हैं। जस्ट वो गा गा के गवैया बनता है ना, आदमी पढ़ा पढ़ा के टीचर बन जाते हैं। तो सही है, उन्होंने अपने लिहाज से ये 5 फॉर्म्स ड्राइव की हैं। एक होती है इंसान की अपनी डेरिवेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। वो बैठ के सोचता है, उसके जहन में जो आइडिया आता है, आसान तरीक़ा जहन में आ जाता है बच्चों को पढ़ाने का, वो उस आसान तरीक़े को एडॉप्ट कर लेता है और स्टूडेंट को दे देता है। गलत वो भी नहीं है, मैं किसी भाई को गलत नहीं कह सकता, मेरी बिरादरी के हैं ज़ाहिर है सारे। लेकिन जब आप मास्टर्स करते हैं ना इंग्लिश में, तो आपको सही मानों में पता चलता है कि लैंग्वेज है क्या। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यूँ बता दूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब नहीं अलग हुए थे, बिफोर पार्टीशन, जब अंग्रेज़ यहाँ आया, काबिज़ हो गया हम पर, जब मैं और तू नहीं थे बल्कि हम थे, तब की बात कर रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि जब अंग्रेज़ यहाँ आया तो अंग्रेज़ी अपने साथ लाया। हमारे यहाँ के लोग इंग्लिश से बिल्कुल लाबलद थे, सिवाय उन चंद लोगों के जो बाहर जाकर तालीम हासिल करते थे। वो तो इंग्लिश जानते थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं या सर सैयद अहमद ख़ान हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ की अक्सरियत, आम लोग, आवाम, तो इंग्लिश नहीं जानती थी। अब वो अंग्रेज़ी को कैसे समझें, और फिर अंग्रेज़ ने अपना निज़ाम हुकूमत यहाँ, अपना ख़ासिबाना साम्राज्य निज़ाम हुकूमत यहाँ कायम किया और यहाँ एशियंस को, साउथ एशियंस को अपना ग़ुलाम बनाया। जब उनका निज़ाम राइज हुआ तो उनकी लैंग्वेज में हुआ। अब हर चीज़ इंग्लिश में, तो हम कहाँ से करें भाई। तो फिर यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने, इंग्लिश जिन्होंने पढ़ी थी, उन्होंने आवाम को इंग्लिश पढ़ाने का एक तरीक़ा निकाला। उन्होंने ग्रामर को जैसे पढ़ा था या जैसे एनालाइज़ किया था, वैसे वैसे पढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त तरीक़ेकार ये था कि ता ते ती, था थे थी, चुका चुकी चुके, रहा रही रहे। सिंपली सिर्फ सिखाना था बुनियादी तौर पर। लेकिन भाई मेरे, 1934 में इंग्लिश एकेडमी कायम हुई, स्टैंडर्डाइज़ किया गया ग्रामर को। तब से इंग्लिश राइटर्स की ही ग्रामर की बुक्स फॉलो की जाने लगी। और अब मीडिया का दौर है, अब हम अंग्रेज़ को रोज़ाना देखते हैं टेलीविज़न्स पर,
इंटरनेट पर सुनते हैं, देखते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो पुराना तरीका है सीखने का, जो अपना बनाया हुआ होता था, बस वही चलाते थे। असल में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इंग्लिश राइटर्स के नज़दीक वर्ब की सिर्फ 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये दरअसल सिंगुलर है ऑफ V1। फर्स्ट फॉर्म जो है उसका सिंगुलर है। भाई ऐसे ही, ऐसे मैं बी की फॉर्म्स लिख देता हूँ, चलें। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, बीन, ठीक है। और सॉरी, मैं यहाँ लिख गया गलती से, वॉज, बीन और बीइंग। ये 4 फॉर्म्स होती हैं, 5वीं कोई फॉर्म नहीं है बी की। है तो ले आइए, लगाइए इसमें एस और ईएस। अगर कोई चैंपियन इसमें एस और ईएस लगा सकता है तो लगा दे भाई, इसकी तो बनाए ना। अगर इसकी कोई सेकंड फॉर्म इस तरह से बनेगी एस और ईएस लगाने से, तो ये चैलेंज है पूरे साउथ एशिया को। माफ़ कीजिएगा, मैं इंडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान में भी ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जो इस तरह की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो भाई अगर गो अलग फॉर्म है और गोज़ अलग फॉर्म है, तो बी एक अलग फॉर्म है और बी की ईएस या एस फॉर्म लेकर आइए, फिर पैदा कीजिए। अंग्रेज़ तो नहीं कर सका आज तक पैदा। दूसरी बात यह है कि वॉज ही के साथ इस्तेमाल करेंगे, अगर सब्जेक्ट दे हो तो क्या करेंगे, फिर वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वॉज का क्या ये इस्तेमाल करेंगे, वर। तो क्या ये अलग फॉर्म हो गई? एक फॉर्म तो वॉज है और एक फॉर्म वर है? नहीं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिमिलरली ये दोनों एक फॉर्म है, दोनों फर्स्ट फॉर्म है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। वर्ब में जब एस और एस लगता है तो वर्ब की सिंगुलर बनती है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो अब ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। भाई वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं टोटल। मेरा ख्याल है बेहतरीन मिसाल मिल गई है आपको, लॉजिक मिल गई है, अब आप उनको जवाब दे सकते हैं। तो मेरे भाई अनिल कुमार, जवाब मिल गया आपको, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इस तरह के पढ़ा रहे हैं, उनको भी जवाब मिल गया। दूसरा सवाल हमारे, हाँ, कुछ कॉमन एरर्स के बारे में है। राजेश कपूर साहब हैं, इंडिया से ही हैं ये भी। राजेश कपूर साहब, आपने सवाल किया है कि सिंस 1995 कहें या इन 1995 कहें। 1995 तो स्पैन ऑफ टाइम है। यस, यू आर राइट। स्पैन ऑफ टाइम के तौर पर जब डिस्कस करेंगे तो स्पैन ऑफ टाइम है, ठीक है ना। अब देखें 2 जुमले हैं, मैं 2 जुमले लिख रहा हूं। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ, डैश 1995। और अब अगर मैं कहूं कि ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फर्म डैश 1995। अब ज़रा लॉजिकली मुझे बताइएगा कि कहाँ सिंस आएगा और कहाँ इन। तो आप कहेंगे सर देखें बात यह है कि 1995 में पैदा हुआ, तो इसका मतलब 1995 तो 1 जैन से 31 दिसंबर तक 1995 कहलाएगा। अब इसी में कहीं पैदा हुआ है, तो ये मैंने पूरी एक बाउंड्री दे दी, पूरा एक स्पैन ऑफ टाइम दे दिया। इसमें डेट, मंथ कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इन सही है ना। यहां पर क्या हुआ, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फर्म, वो इस फर्म में काम कर रहा है इन 1995। मैं 2020 में ये जुमला कह रहा हूं कि वो 1995 में काम कर रहा है, तो भाई वो तो बहुत पीछे चला गया। नहीं, 1995 से काम कर रहा है तब, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 1995 एज स्टार्टिंग पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, तो सिंस आएगा, ठीक है ना। ये 1995 एज स्पैन ऑफ टाइम इस्तेमाल हो रहा है, तो इन आएगा। मेरा ख्याल है लॉजिक क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ही स्टार्टेड, अब सिंपल पास में चला गया मैं, ही स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फर्म
इन 1995, तो इसका मतलब 1995 में किसी भी मंथ से उसने स्टार्ट लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब तक काम कर रहा है। यहां एक जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है, सिंस 1995, इसका मतलब अब तक काम कर रहा है भाई, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा एक कॉमन एरर है। अच्छा इन्होंने सवाल किया, राजेश कुमार ने एक और सवाल, राजेश कपूर ने, सॉरी राजेश कपूर साहब ने एक और सवाल किया कि सर मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ और उसमें मून के लिए शी इस्तेमाल होता है और सन के लिए ही इस्तेमाल होता है, ऐसा क्यों है। देखिए ये क्यों बड़ा अजीब सा है। हर लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सवाल नहीं होता क्यों क्या कैसे, कुछ नहीं होता, बिकॉज वो चीज़ें दे आर द पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज, वो हिस्सा होते हैं उसलूबे ज़ुबान का। मैं आपकी ज़ुबान में जवाब दे दूं कि किसी भी भाषा में जो एक चरित्र होता है उसके मुताबिक अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर पानी का जहाज़, शिप। अब हमारे यहाँ आपके यहाँ पानी का जहाज़ होता है मुज़क्कर, है ना भाई, मेल जेंडर, हम मैस्कुलिन काउंट करते हैं उसको, पानी का जहाज़। कोई लॉजिक है इसके पीछे? पानी के जहाज़ की मूछें हैं, पानी के जहाज़ की दाढ़ी है, या पानी का जहाज़ बहुत बहादुर है, ठोस है? नहीं। या पानी का जहाज़ को कश्तियाँ अब्बू कहती हैं? नहीं भाई, कोई लॉजिक नहीं है ना। ये एट्रीब्यूटिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, उसलूबे ज़ुबान का हिस्सा है, शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, हम भी इसको फॉलो करेंगे। अगर कोई कहेगा पानी की जहाज़ तो वो नहीं मानेगा, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में शिप के लिए, उसी पानी के जहाज़ के लिए, शिप के लिए, एक पानी का जहाज़ खड़ा है, आप बंदरगाह पर, पोर्ट पर खड़े देख रहे हैं, आपके लिए वो पानी का जहाज़ है, अंग्रेज़ के लिए वो शी है। अब इंग्लिश में उसे शी क्यों कहते हैं भाई? कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई साइंस नहीं है कि आप उसके जो है क्रोमोसोम्स काउंट करना शुरू कर दें, हार्मोन्स चेक करना शुरू कर दें, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चेक करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है भाई। ये मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर जो है ये एट्रीब्यूटिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। लिविंग थिंग्स में तो आप मैस्कुलिन फेमिनिन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो जेंडर है ना वो एट्रीब्यूटिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। इसी तरह से सन और मून का है, लेकिन इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड भी है। मैं बता दूं, लिटरेचर वाले जानते हैं अगर लिटरेचर के कुछ टीचर्स या प्रोफेसर्स वगैरह देख रहे होंगे तो, और आपकी भी समझ में आएगा, आप गौर से सुने बेटे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना बेसिकली स्टार्ट होती है 6th और 7th सेंचुरी से। इंग्लैंड में इसका बीज बोया है रोमन्स ने। रोमन्स कहाँ से आए थे? रोम से, ठीक है ना, लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। अब रोमन्स जो थे वो तो क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे, लेकिन रोम में कदीम मज़हब क्या था? सल्तनत रोम का कदीम मज़हब क्या था? माइथोलॉजी, मिथ पर बिलीव करते थे। माइथोलॉजी यानी देवियों और देवताओं की दास्तानों पर बिलीव करते थे, ठीक है भाई। तो उनके यहाँ हर चीज़ का देवता, हर चीज़ की देवी होती थी। मैं मिसाल दे दूँ, मिसाल के तौर पर जो उनकी देवियों और देवताओं का बाप है दैट इज़ ज़्यूस, जिसे वो जुपिटर भी कहते हैं, जोव भी कहते हैं। या गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, मुस्कुराहट आ रही है आपके चेहरों पर, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, हुस्न की देवी वीनस। गॉड ऑफ लव, मोहब्बत का देवता क्यूपिड। गॉड ऑफ वॉर, जंग का देवता मार्स। गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत खेती बाड़ी की देवी सीरस। गॉड ऑफ वाइन, शराब का देवता बैशु, जिसे बेचस कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह सूरज का भी एक देवता था और चांद की भी एक देवी थी। अब सूरज का देवता था फोएबस या फोबस, ऐसे लिखते हैं फोएबस, और बाज़ जगहों पर BUS भी लिखा है, फोएबस। वैसे ग्रीक लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं फोएबे। और चांद की देवी थी सिलीन, ठीक है ना।
तो सूरज का देवता था इस हवाले से सूरज मुज़क्कर, और चांद की देवी थी इस हवाले से चांद मोन्नस। अब रोमन से इंग्लिश, इब्तिदा तो रोमन से हुई है ना, लैटिन से। रोमन्स यहाँ आए, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज बनानी शुरू की। ये एक तवील बहस है, जब मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज वजूद में आना शुरू हुई थी। तो इस हवाले से वो ही और शी हैं। हमारे यहाँ उर्दू में चांद भी ही है, सूरज भी ही है ना। डजंट मैटर, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, फॉलो कर लिया करें। लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट समझकर फॉलो करें, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक कॉमन एरर, एक जुमला, अभी कल मैंने कॉल की एक साहब को, मैं उनसे चाह रहा था कि वो मुझे बुला लें अपने पास, कुछ मुलाकात करनी थी। उन्होंने जवाब दिया आई विल कॉल यू लेटर। अब इसके दो मीनिंग हो गए। मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। अच्छा भाई, मैं मुतमईन हो गया। उनका मतलब ये था मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तो भाई अजीब बात हो गई। तो नहीं, अजीब बात नहीं हुई, इंग्लिश की गलती है। ये जुमला इस तरह से गलत है। हालांकि मोबाइल में जो टेम्पलेट मैसेजेस होते हैं उसके अंदर तो यही लिखा हुआ होता है। डजंट मैटर, मोबाइल चाइना बना रहा है, इंग्लैंड नहीं बना रहा। सही जुमला क्या है? आई विल कॉल यू अप लेटर। इसका मतलब है टेलीफोन करना, कॉल अप। कॉल का मतलब टेलीफोन करना नहीं है, कॉल अप का मतलब टेलीफोन करना। और चूंकि ये फ्रेजल वर्ब है और सेपरेबल है, फ्रेजल वर्ब दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन एल्फी से चिपका हुआ होता है, जैसे गो ऑन, टेक आफ्टर, है ना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो तो अपने बाप पर गया है, ठीक है ना। तो लुक आफ्टर, देखभाल करना। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जो सेपरेबल होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बीच में आता है, ठीक है ना। तो आई विल कॉल यू अप लेटर, जैसे टर्न द लाइट ऑफ, ये सेपरेबल है। तो टर्न और ऑफ के दरमियान ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से ये है आई विल कॉल यू अप लेटर। आई विल कॉल अप यू लेटर नहीं है, गलत हो जाएगा। और आई विल कॉल यू लेटर, ये तो है ही गलत। तो कॉल अप का मतलब टेलीफोन करना है भाई, ठीक है। ये एक कॉमन एरर है, गलतुल आम है, राइज हो जाता। गलतुल आम जब राइज हो जाता है ना तो उसे लोग सही समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, ये मसले हल हो गए। अब आइए, जमाल भाई ने कुछ सवाल किए हैं। एक सवाल तो ग्रामेटिकल है, वो क्या है? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। जमाल भाई अक्सर व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल जवाब करते रहते हैं और मैं उनके इम्तिहान में पूरा उतरता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बताएंगे कि मैं कितने सही जवाब देता हूँ, लेकिन बहरहाल तो खुशी होती है जब कोई अच्छा स्टूडेंट सवाल पूछता है। जब कोई भी स्टूडेंट सवाल पूछता है तो खुशी होती है, इसका मतलब वो सीखना चाहता है, तलबुल इल्म है उसमें। या जैसे इसी तरह के और जुमले। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो क्या ये जुमला सही है? मैंने कहा था नहीं, ये जुमला गलत है भाई। अगर सेंटेंस में टोटल एक वर्ब होगा, सॉरी एक एक्शन होगा, एक्शन ये है फिनिश, एक ही एक्शन है ना, तो फिर पास्ट परफेक्ट कैसे बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट। तो कोई ना कोई सिंपल पास्ट या तो साथ में जुड़ा होगा या पास्ट का रेफरेंस। मिसाल के तौर पर अगर ये जुमला यूं होता, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर सनसेट। अब सही है, क्योंकि सनसेट पास्ट में हुआ था और मैं उससे पहले कंप्लीट कर चुका, तो पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। अब सही है, ठीक है ना। लेकिन अकेला जुमला पास्ट परफेक्ट का एग्जिस्ट नहीं करता भाई। प्रैक्टिस के लिए करवा दिया जाता है, टीचर करवाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली। कोई ना कोई सिंपल पास्ट साथ में होता है। मैं कहूं आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू अराइव्ड, आ गया ना सिंपल पास्ट। अब बिफोर यू अराइव्ड की जगह मैं कह दूं बिफोर योर अराइवल, तो सिंपल पास्ट तो नहीं, लेकिन पास्ट का रेफरेंस तो है ये। उससे पहले का काम कहलाएगा पास्ट परफेक्ट, अकेला नहीं होता भैया, ये याद रखिएगा। इसी तरह से
कुछ मीनिंग्स पूछे गए हैं। हाँ, अच्छा, एक मीनिंग पूछे जा रहे हैं, देखिएगा, बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा, मीनिंग पूछते हैं लोग तो मुझे हंसी आती है कि यार डिक्शनरी ख़रीद लो, मगर डिक्शनरी इंग्लिश टू उर्दू ख़रीदते हैं लोग। इंग्लिश टू इंग्लिश ख़रीदो बेटा, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी कोई डिक्शनरी नहीं होती। अच्छा जी, फॉरवर्ड का क्या मतलब है? हर किताब के शुरू में लिखा होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई इसको कहते हैं पेश लफ्ज़। अच्छा, इसमें भी एक कॉमन एरर है, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं पेशे लफ्ज़, ये ज़ेर मत लगाएं, ये पेश लफ्ज़ है, ये पेश लफ्ज़ है, पेशे लफ्ज़ नहीं। पेश का मतलब है आगाज़, पहला, या मैं इसको यूँ कहूँ हुर्फ़े अव्वल। अब कोई बात शुरू की जाए तो हुर्फ़े अव्वल कहा जाएगा और ख़त्म की जाए तो हुर्फ़े आखिर, है ना भाई? तो तारुफ़ी कलमात जब किसी किताब के शुरू में लिखे जाते हैं तो वो हुर्फ़े अव्वल होते हैं, वो पेश लफ्ज़ कहलाते हैं, पेशे लफ्ज़ नहीं, पेश लफ्ज़। दूसरा, आपने कहा मैं तेज़ तेज़ चलूँगा, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, जिगरी, जिगरी कहते हैं चाल चलने को, चाल चलकर बेवकूफ़ बना देना। असल में आपने पूछा था क्या गुड़ को कह सकते हैं? गुड़, खाने वाला गुड़, खांड जिसे कहते हैं, पंजाब में खांड कहते हैं, सिंध में गुड़ कहते हैं। जो शक्कर बनती है गन्ने के रस से, तो बीच में एक प्रोसेस होता है जिसमें उस रस को पकाया जाता है और झाग उतरता रहता है, उस झाग को जमा करते हैं, ड्राई हो जाता है तो वो कहलाता है गुड़, खांड भी कहलाता है वो। भाई जिगरी नहीं कहते गुड़ को, जैगरी कहते हैं, ठीक है ना? गुड़ को कह सकते हैं लेकिन, और बिल्कुल हाँ 100% गुड़ को ही कहते हैं। अगला लफ्ज़ जो आपने लिखा ना, क्या ये भी गुड़ को कहते हैं? मोलेसिस, नहीं, ये गुड़ को नहीं कहते, ये शीरे को कहते हैं। मैं शीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली शक्कर बनने का जो प्रोसेस, शुगर जब मैन्युफैक्चर की जाती है मिल में, शुगर केन से, गन्ने के रस से, तो उसे खूब पकाया जाता है, तो ऊपर से झाग उतरता रहता है, मैल उतरता रहता है, वो उतारते रहते हैं, वो एक जगह जमा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वो कहलाता है गुड़। लेकिन वो जो रस है ना अभी पक रहा है, फिर एक वक्त आता है जब क्रिस्टलाइजेशन का वक्त आता है, उससे पहले के स्टेज में वो एक शीरे की शक्ल में होता है, गाढ़ा, उसे कहते हैं मोलेसिस, जो बेवरेजेस में जाता है वाइन वगैरह बनाने के लिए। खैर वो एक अलग बहस है। लेकिन मोलेसिस जो है अक्सर लिक्विड शुगर के तौर पर इस्तेमाल होता है, शीरा होता है सिंपली, ठीक है ना? ये जमता नहीं है और ये जब निकलता है तो इतना गर्म होता है कि हथेली पर अगर ऊपर से गिरे तो नीचे से निकल जाएगा। गुड़ जो है ये सॉलिड है, ये अलग चीज़ है, ये ब्राउन शुगर भी कहलाती है, ठीक है ना? तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्रोसीजर एक ही है, दो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अच्छा जी, अब आइए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है भाई। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन? बेटा इस पे घंटों बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ एक लफ्ज़ पर। सुने, फ़र्क क्या है भाई? नॉलेज इल्म, इन्फॉर्मेशन मालूमात, इसीलिए इसकी प्लूरल नहीं होती, तो खुद ही प्लूरल है। आप सुने, इल्म उसे कहते हैं जो हक हो, जो हक नहीं हो वो जहल है, ये भी याद रखें। तो ये नॉलेज हमेशा फैक्ट होती है, फैक्चुअल होता है, फैक्ट। इंफॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। मालूमात है ना? तो भाई जितनी मुझे मिली, ये कम्युनिकेशन के ज़रिए मिलती है। डिक्शनरी खोलेंगे तो इसमें कम्युनिकेशन का वर्ड लाजमी मिलेगा आपको, इसके मीनिंग में कम्युनिकेशन के थ्रू आती है, उससे उसको मिली, उसको उससे मिली, उससे उससे मिली, उससे मुझे मिली, ये इन्फॉर्मेशन है। इल्म ऐसे थोड़ी मिलता है। इल्म जहन इस्तेमाल करना पड़ता है, गौर व खौस करना पड़ता है, ठीक है ना? और किताबें छाननी पड़ती हैं, हक़ाइक़ मालूम करने पड़ते हैं, जो हक़ाइक़ ना हो उनको रद्द करना पड़ता है। ये एक अलग सिलसिला है। नॉलेज इल्म है, इन्फॉर्मेशन मालूमात है। पिक्चर और फोटो में क्या फ़र्क है भाई? देखो, पिक्चर तो इमेज है, पिक्चर जो है ना, अब ये पिक्चर का जो लफ्ज़ है बेसिकली ये लैटिन से बना है, पिंगियर। पिंगियर वर्ड था लैटिन में,
लैटिन लैंग्वेज में ये वर्ड था पिंगर, और इसका मतलब था टू पेंट। तो पुराने वक्तों में जो मुसव्वरी की जाती थी वो रंगों से की जाती थी, पेंट। अब तो खैर स्केचिंग भी हो रही है और वाटर कलर भी मेरा सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे पेंटिंग के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। पोस्टर कलर है, तो ये कलर है, तो वो कलर है, स्प्रे कलर है, 10,000 तरीक़े हैं। लेकिन बहरहाल जो भी पिक्चर बनाई जाएगी वो पिक्चर होगी क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर रही होगी। अब समझिएगा, डिपिक्ट कर रही हो, कुछ ना कुछ पेश कर रही होगी, मंजर, कोई हकीकत, कोई इमेजिनेशन, तसव्वुर, किसी का तख़य्युल, है ना। फ़ोटो जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत बाद में वजूद में आया। असल में फ़ोटो का मतलब है लाइट, रोशनी। अब जहाँ से एक तरीक़ा निकल आया रोशनी के आसार की मदद से तस्वीर कशी करना, आसान ज़ुबान में बात करूँ, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ज़रिए जो तस्वीर कशी की जाती है उसको कहते हैं फ़ोटोग्राफी। तो फ़ोटो जो है वो आई थिंक 19th सेंचुरी के मिड में ऐसा कुछ हुआ कि, या शायद 19th सेंचुरी के एंड में, तो फ़ोटोग्राफ क्या था, कैमरा वजूद में आ गया। उस पिन होल कैमरा था, उस पिन होल में से जितनी रोशनी एंटर होती थी ब्लैक बॉक्स के अंदर, फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, वो एब्जॉर्ब हो जाती थी, बाकी ब्लैक बॉक्स में चली जाती थी, और फिर उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल के नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता था। तो वो एक लंबा प्रोसेस था वो फ़ोटो। अब जो आप मोबाइल से खींचते हैं फ़ोटो है, क्योंकि इसमें लाइट इन्वॉल्व है। पेंटिंग में लाइट इन्वॉल्व नहीं भाई, कलर्स इन्वॉल्व है पिक्चर में, है ना। तो पिक्चर तो हाथ से भी बन सकती है। अब तो कैमरे से बनी हुई तस्वीर को भी पिक्चर कहते हैं हम, वरना तस्वीर का ताल्लुक़ मुसव्विर से है, और फ़ोटो जो है ना वो रोशनी से इसका ताल्लुक़। एक और आसान बात कर दूं, तस्वीर का ताल्लुक़ तसव्वुर से है। मेरे तसव्वुर में कुछ शक्ल है, मैं उसे कैनवस पे ले आऊँ तो ये तस्वीर है, ये फ़ोटो तो नहीं है ना। अब मैं तसव्वुर में कैमरा लेके तो नहीं जा रहा फ़ोटो खींचने के लिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल ये सवाल तो खैर इतना अहम नहीं था, लेकिन इसका जवाब बड़ा अहम था अगर लोगों की समझ में आ गया हो तो। अब सुने ज़रा, लिसनिंग और हेयरिंग, बड़ा आसान सवाल है यार, लिसनिंग और हेयरिंग। देखें, अल्लाह मियां ने आपके दो कान बनाए, उनका काम क्या है, सुनना, ठीक है ना। अब जैसे आंखें बनाई हैं, आंखों का काम है बोलना, देखना, सॉरी। मुंह बनाया, मुंह का काम है बोलना, लेकिन मुंह के ऊपर एक ढक्कन है, बंद हो जाता है। आंखों के ऊपर एक ढक्कन है, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कानों के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। अब हम एक जगह खड़े, जैसे मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, आसपास से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं तो आपसे मुखातिब हूँ, मैं उन आवाज़ों को सुन ही नहीं रहा, मगर वो आवाज़ें सुनाई तो दे रही हैं मुझे। तो सुनाई देने को कहते हैं हियरिंग, बिकॉज दिस इज माई एबिलिटी, ये एबिलिटी है। लेकिन सुनना ये इंटेंशन है, इरादा है भाई, इंटेंशन, ठीक है ना, ये इंटेंशन है। सुनना, इसमें इरादा इन्वॉल्व है। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मुझे सुनाई दे रहा है, आई एम हियरिंग, दैट इज अ डिफरेंस। ऑथर और राइटर में क्या फ़र्क है, बड़ा दिलचस्प सवाल है भाई, बहुत दिलचस्प सवाल है, और अक्सर लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम। तो बता दूं आपको, ये जो वर्ड है ना ऑथर, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो आपकी समझ में मीनिंग आ जाएंगे। ITY लगा रहा हूं, क्या बन गया, अथॉरिटी। तो बेसिकली ऑथर यानी मुसन्निफ वो होता है जिसके पास अथॉरिटी हो, जो उसने लिख दिया वो उसके नाम से मंसूब हो गया, बहुत से लोग उसे मानेंगे। लेकिन राइटर सिर्फ लिखारी है, मुहर्रिर है, लिखारी है, वो लिख रहा है, कोई माने या ना माने। भाई मैंने एक लेटर लिखा फला साहब को, अब सारी दुनिया तो नहीं पढ़ेगी इसे, ना सारी दुनिया इसको मानेगी, ठीक है ना। तो मैं उस लेटर का राइटर हूँ, ऑथर थोड़ी हूँ, राइट। लेकिन मिर्ज़ा गालिब एक ख़त लिखते हैं, सारी दुनिया पढ़ रही है खतूत गालिब, तो क्यों मिर्ज़ा गालिब अथॉरिटी है ना, लैंग्वेज पर, लिटरेचर पर, अदब पर अथॉरिटी है। दैट इज़ द डिफरेंस, अथॉरिटी इसे कहते हैं।
मुझे याद आ गया एक और नाम उर्दू अदब में, जोश मलियाबादी। जोश मलियाबादी अथॉरिटी है। जोश मलियाबादी ने जोश मलियाबादी ने अगर कोई लफ्ज़ बनाया, ईजाद किया और पहली मर्तबा अपने शेर में इस्तेमाल कर दिया, तो अहले लुगत लोग उस लफ्ज़ को एतराज़ नहीं करेंगे कि यार ये तो लफ्ज़ ही नहीं है, आप कहाँ से ले आए। नहीं, कहने वाला कौन है? जोश मलियाबादी। बस इस लफ्ज़ को कबूल कर लिया जाएगा और लुगत में दाखिल कर दिया जाएगा, डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे लोग होते हैं ऑथर, बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी। बर्ट्रैंड रसल ने कह दिया, मिसाल दे रहा हूं, बर्ट्रैंड रसल ने अपनी बुक में बुक का नाम था द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, हाँ शायद नहीं, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, ह्यूमन सोसाइटी या इस तरह से था, इन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स किताब का नाम है। उसमें उसने दुनिया में पहली बार बर्ट्रैंड रसल ने पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस कहा, पहली बार। उससे पहले कोई नहीं मानता था पॉलिटिक्स को साइंस। बर्ट्रैंड रसल वाज द ओनली वन पर्सन हु सेड इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, इट इज़ पॉलिटिकल साइंस। बेटे तब से आज तक दुनिया भर के लोग इसे पॉलिटिकल साइंस मानते हैं। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस माना जाता है इसे। ऐसे लोग होते हैं ऑथर, हु हैव गॉट द अथॉरिटी ऑन लैंग्वेज। वो गालिब कहते हैं ना, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। गालिब कह रहे हैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। अरे हम फरमा दें, अर्ज नहीं करते, फरमा दें तो मुस्तनद हो जाता है, सनद बन जाती है। ऐसे लोगों को कहते हैं ऑथर, जो अथॉरिटी होते हैं। अच्छा जी, हो गए सवालात ये वाले। अब हाँ, आज के सवालात हमने एड्रेस कर लिए। अगर कोई सवाल रह गया हो तो जमाल भाई व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं उसका डिटेल में जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। वैसे तो मेरे से यहाँ से सारे हो गए, जब मैंने कॉपी किए थे। कुछ रह गए होंगे, बहरहाल वो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, और लोग भी अगर चाहें तो नंबर ले सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो जनाब वाला बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, और कुछ रह तो नहीं गया, हाँ सब कुछ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्म है और इल्म आपके पास ऐसे है कि कुआं है, आप कुएं पर खड़े हैं, राहगीर गुज़र रहे हैं, राहगीर प्यासे हैं और आप उन्हें उस कुएं से पानी नहीं पिला रहे, तो बेटा फिर आपका वहाँ खड़ा होना बेकार है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सैराब करूँ, फिर आपका फ़र्ज़ है सेकेंडरी, इट्स योर ड्यूटी टू कन्वे इट टू द अदर पीपल। ठीक है ना? तो दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, इस सवाब जारिया में शमूलियत इख्तियार करें। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें।